यमुना की रोती धार निकल, कल कल चल चल जब रोया हिंदुस्तान सकल, तब बन पाया ये ताजमहल, ये ताजमहल, ये ताजमहल। कैसा सुंदर, अति सुंदर था। जब रोया हिंदुस्तान सकल, तब बन पाया ये ताजमहल। कुछ लिखता गया, कुछ कहता गया, इतिहास पढ़ा तो बहता गया। जिस दौर का था उस दौर का हुआ, मैं बटेसर का अटल, ये ताजमहल। ये मेरी पहली कविता है। मेरे पिताजी एक विद्यालय में शिक्षक हुआ करते थे और कभी भी क्षेत्र के लोग मेरे पिताजी को कवि सम्मेलनों में बुलाया करते। मैं भी उनके साथ कवि सम्मेलनों में जाया करता और चुपचाप बैठकर कविता सुना करता था। उस दौर में हमारा देश अभी गुलाम था और मेरे भीतर स्वतंत्र भाव पैदा हो रहे थे। मेरे बाबा पंडित श्यामलाल वाजपेयी भागवत कथा में प्रवीण थे। वो गांव-गांव जाकर लोगों को भागवत कथा सुनाया करते थे। वो आशु कवि भी थे, हाथ के हाथ कविता लिख देते थे। इसीलिए ये कविता मुझे विरासत में मिली हुई। तो दौर था 1940 का, जब मेरी उम्र लगभग 16 वर्ष रही होगी। मेरा पहली बार परिचय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक श्री नारायण राव जी से हुआ, जो बाद में ग्वालियर में मेरे प्रचारक बनकर भी आए। संघ उन दिनों हिंदू विचारों को लेकर कार्य कर रहा था। संघ हिंदुत्व को परिभाषित करने के लिए शाखाएं लगा रहा था। जब मेरा पहली बार परिचय उस समय के सरसंचालक सदाशिवराव गोलवलकर जी से हुआ था, मैंने उन्हें अपना परिचय कुछ इस तरह से दिया था। मैं शंकर का क्रोधा नल कर सकता जगती शार शार, मैं डमरूनी वो प्रध्वनि जिसमें नचता भीषण सहार तृण चंडी की अतिरिक्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलंकर पुकार, चलते मरकट का धूमाधार, फिर अंतरात्मा मां की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, फिर धधक उठे जल भरा अंबर, जब चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन मैं आग पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया, ऊपर मैं पीकर सब मरते आए, लो अमर हुआ मैं विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वो आग, प्रकट हो जाती दुनिया भस्मसात पल भर में, जिसको ही छूकर ऐसे व्याकुल दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, ना इसमें है कोई संशय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये कविता सुनने के पश्चात गुरुजी ने भी प्यार से मेरी पीठ पर थप्पी लगाई और मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे क्या पता था ये कविता प्रशिक्षण शिविर में सुनाने के पश्चात मेरी संघ में रुचि बढ़ जाएगी, संघ इस तरह से रोम रोम में बस जाएगा। मैं संघ के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगा। हालांकि मेरे पिताजी मुझे संघ की शाखाओं में जाने से मना किया करते थे, लेकिन मैं कहाँ रुकने वाला था। मैं चोरी छिपे संघ की शाखाओं में पहुंच ही जाता था, उनके कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। 1941 में मैंने नागपुर से संघ में अपना प्रथम वर्ष उत्तीर्ण किया। 1942 में मैंने लखनऊ से द्वितीय वर्ष उत्तीर्ण किया और इसी साल भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी गिरफ्तारी की। फिर 1944 में मैंने अपना तृतीय वर्ष पूर्ण किया और जीवन भर संघ के लिए कार्य करने का निर्णय लिया। उधर ग्वालियर में बीए में फर्स्ट डिवीजन आने पर यह नियम था
जो भी फर्स्ट डिवीजन में पास होता था उसको राजा के यहाँ नौकरी करनी होती थी और उसे राजा के द्वारा वजीफा भी दिया जाता था। अब ना तो मुझे राजा के यहाँ नौकरी करनी थी और ना ही मुझे उसका वजीफा चाहिए था। मैं सीधे चल दिया कानपुर। कानपुर में एमए राजनीति शास्त्र में द्वितीय स्थान हासिल करने के पश्चात मैंने एलएलबी में दाखिला लिया। मेरे पिताजी ने भी उसी वर्ष अपनी एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के लिए दाखिला लिया। उन दिनों एलएलबी की क्लास कानपुर के डीएवी कॉलेज में लगा करती थी। कभी मैं क्लास में आता, कभी पिताजी क्लास में आते, लेकिन पिता और पुत्र कभी भी एक साथ क्लास में नहीं आए। मैं तो अपनी एलएलबी पूरी नहीं कर पाया, लेकिन मेरे पिताजी ने अपनी एलएलबी पूरी की। उसके ठीक एक वर्ष पश्चात मैं संघ की मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म की जिम्मेदारी संभालने के लिए ग्वालियर चला गया। मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म की अपार सफलता के पश्चात पंडित दीनदयाल उपाध्याय और उस समय के प्रांत प्रचारक भावराव देवरस ने साप्ताहिक पत्रिका निकालने की योजना बनाई, जिसका नाम 5 जन्य रखा गया और उसके संपादन की जिम्मेदारी मुझे दी गई। 14 जनवरी 1948 को 5 जन्य का पहला संस्करण बाजार में आया तो 2000 कॉपियां छपी। दूसरा संस्करण बाजार में आया तो 5000 कॉपियां छपी। तीसरा संस्करण बाजार में आया तो 12000 कॉपियां छपी। अभी तक 3 ही संस्करण बाजार में आए थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। दीनदयाल जी समेत संघ के वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। 5 जन्य का प्रकाशन भी रोक देना पड़ा। लेकिन कुछ समय पश्चात संघ पर से प्रतिबंध हटाया गया, फिर से 5 जन्य का प्रकाशन शुरू हुआ और उसकी जिम्मेदारी एक बार फिर से मुझे सौंपी। पत्रकारिता से राजनीति की तरफ आने की मेरी कहानी एक घटना से जुड़ी हुई है, जिसने पत्रकार अटल की जिंदगी को संसदीय राजनीति की तरफ मोड़ दिया। देश में राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा था। दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ की स्थापना तब तक कर चुके थे। तब तक मेरे भीतर भी समाज आ चुका था। मैं भी कविता और लेखनी में उन्नति हासिल कर चुका था। वीर अर्जुन, तरुण भारत और स्वदेश जैसी पत्रिकाओं का संपादन कर चुका था। मेरा मन कविता लिखने और सुनाने में बड़ा ही आनंद पाता था। वो दौर था 1953 का, जब जम्मू कश्मीर में परमिट सिस्टम लागू कर दिया गया। भारत के किसी भी व्यक्ति को अगर कश्मीर जाना होता तो परमिट की आवश्यकता होती थी। श्यामा प्रसाद जी जम्मू कश्मीर में परमिट सिस्टम लागू किए जाने का विरोध कर रहे थे। वो उसका विरोध करने के लिए कश्मीर गए, वो भी बिना परमिट के। पत्रकार होने के नाते मैं भी उनके साथ गया, लेकिन जैसे ही हम श्रीनगर पहुंचे तो परमिट ना होने की वजह से श्यामा प्रसाद जी को गिरफ्तार कर लिया गया। हम पत्रकार थे, हमें वहीं से वापस भेज दिया गया। लेकिन जब हम वापस आ रहे थे तो श्यामा प्रसाद जी ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा था, अटल जाओ और दुनिया से कह दो कि मैं वापस आ गया, कश्मीर आ गया, वो भी बिना परमिट के। लेकिन कुछ समय पश्चात श्यामा प्रसाद जी की मृत्यु का समाचार मिला। मन को बड़ा दुख हुआ।
अब जनसंघ को आगे लेके जाने का कार्य हम जैसे कार्यकर्ताओं के कंधे पर आ गए। हम दीनदयाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, लेकिन दीनदयाल जी ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। वो हमेशा से मुझे जनता का चेहरा बनाना चाहते थे। एक दिन वो मेरे पास आए और बोले, अटल, मैं चाहता हूं कि इस बार का चुनाव तुम लड़ो। और मैंने भी मना नहीं किया। मैंने भी चुनाव लड़ा, वो भी एक नहीं तीन जगह से, लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर। और जब चुनाव का रिजल्ट आया तो मैं बलरामपुर से चुनाव जीत चुका था। इस तरह से मैं पहली बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचा। पूरे देश से जनसंघ के 4 एमपी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। वहां पर हमारी पहली मुलाकात उस समय के राष्ट्रपति श्री राधा कृष्ण जी से। उन्होंने हमसे कहा कि वो जनसंघ पार्टी के बारे में ज्यादा नहीं जानते। इस तरह से मेरा सफर चलता रहा और एक दिन मुझे संसद में बोलने का मौका मिल गया। मैंने अपना भाषण हिंदी में दिया। नेहरू जी ने मेरे हर सवाल का जवाब हिंदी में दिया। उन्होंने तो मुझसे ये तक कहा था कि उन्हें नहीं मालूम था कि हिंदी में कोई इतना सारगर्भित भाषण भी कर सकता है। शाम को राष्ट्रपति भवन में एट होम था। कम्युनिस्ट देशों का शिष्टमंडल वहां पर आया हुआ था। मैं वहां पर पहुंचा तो नेहरू जी ने आवाज देकर मुझे अपने पास बुलाया। मुझे लगा कि आज मैंने संसद में कुछ ज्यादा बोल दिया है। मैं घबरा गया। मैं घबराते घबराते उनके पास गया तो उन्होंने सबसे मेरा परिचय करवाते हुए कहा था, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज आवर यंग ऑपोजिशन लीडर। ये देश के भावी कर्णधार है। इस तरह से सफर चलता रहा। देश में राजनीतिक परिवर्तन का दौर चल रहा था। तब तक दीनदयाल जी जनसंघ और देश के लिए बहुत सारा काम कर चुके थे। हम जैसे कार्यकर्ता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। 1965 में मुंबई में एक मीटिंग का आयोजन किया जिसमें पार्टी की मुख्य विचारधारा एकात्म मार्गदर्शन का व्याख्यान किया। अब पार्टी की इस विचारधारा को दक्षिण भारत में कैसे स्थापित किया जाए, उसे लेकर 14वां वार्षिक अधिवेशन 1967 में कालीकट में आयोजित किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से दीनदयाल जी को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। दीनदयाल जी में आत्मिक पहचान, कार्यकुशलता और संगठन निर्माण का महत्व, उनके नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ाया जा रहा था। देश भर में कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए शाखाएं लगाई जा रही थी। मैं उन दिनों दिल्ली में था। सर्दियों के दिन थे। पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने जा रहा था। ये अचानक खबर मिली। ऐसा लगा कि जैसे वज्रपात हो गया हो। 11 फरवरी 1968 का वो दिन जनसंघ के लिए काला दिन साबित हुआ। खबर थी कि दीनदयाल जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। पूरे देश में जिस किसी ने भी इस खबर के बारे में सुना वो शोक से भर गया। मेरा मन ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। कैसे यकीन कर लो कि पंडित जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। अभी कल तक तो वो हमारे साथ थे। इसके पश्चात मैं जनसंघ का अध्यक्ष 5 वर्षों तक रहा। मेरे बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी को जनसंघ का अध्यक्ष बनाया, लेकिन मैं जनसंघ के संसदीय दल का नेता 20 वर्षों तक रहा। इसके पश्चात
देश में दौर शुरू होता है अंधेरे का। साल 1975 में पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया। मैं और आडवाणी जी बेंगलोर में मीटिंग कर रहे थे, हमें वहीं से पकड़कर जेल में डाल दिया। बेंगलोर जेल का एक किस्सा मुझे आज भी याद आता है। मुझे जेल में एक स्त्री की चीखें सुनाई देती थी। बाद में मुझे पता चला कि वो स्त्री कोई और नहीं, कन्नड़ फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री श्रीलता रेड्डी थी, जिसका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो जॉर्ज फर्नांडिस को जानती थी, जिनका बड़ौदा डायनामाइट केस में भी नाम था। सरकार को लगता था कि स्नेहलता जानती है जॉर्ज कहां है। उसके फेफड़े और गुर्दे खराब हो चुके थे। जेल से रिहा होने के 3 महीने पश्चात ही उसकी मृत्यु हुई। जेल में अभी हमें 1 वर्ष ही बीता था। ऐसा लग रहा था कि यह आपातकाल कभी खत्म नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। उलसाता जेठ मास, शरद चांदनी उदास, सिसकी भरते सावन का अंतर घट बीत गया। 1 बरस बीत गया। सीगचो में सिमटा चक, किंतु विकल प्राण विहत। धरती से अंबर तक गूंज मुक्ति गीत गया। 1 बरस बीत गया। पथ निहारते नयन, गिनते दिन पल छिन। लौट कभी आएगा मन का जो बीत गया। 1 बरस बीत। संजय की 20 सूत्री कार्य प्रणाली को लागू करने के लिए कांग्रेस में सभी लगे हुए थे। 16 साल से लेकर 60 साल तक के मर्दों की नसबंदी कर दी गई थी। मर्दों ने काम बिगाड़ा है, मर्दों को गया पछाड़ा है। झगड़े फसाद की जड़ सारे जड़ से ही गया उखाड़ा है। मर्दों की ड्यूटी बंद हुई, औरत का बजा नगाड़ा है। गर्मी छोड़ो अब सर्द बनो, आओ मर्दों ना मर्द बनो। गुलछन रे खूब बुराए हैं, रस्से भी खूब दुराए हैं। चपड़ चलेगी तनिक नहीं, सर सबके गए मुंडवाए हैं। उल्टी गंगा की धारा है, क्यों दिल का तार बनाए हैं। तुम दवा नहीं हम दर्द बनो, आओ मर्दो ना मर्द बनो। औरत ने काम संभाला है, सब कुछ देखा है भाला है। मुंह खोलो तो जय जय बोलो, वरना तिहाड़ का ताला है। ताली फटकारो छक मारो, बाकी ठन ठन को पाला है। गर्दिश में हो तो गर्द बनो, आओ मर्दो ना मर्द बनो। पौरुष पर फिरता पानी है, पौरुष कोरी का हानि है। पौरुष के गुण गाना छोड़ो, पौरुष कोरी नादानी है। पौरुष वहीन के पोवारा, पौरुष की मरती नानी है। भाई छोड़ो अब मर्द बनो, आओ मर्दो ना मर्द बनो। चौकड़ी भूल चौका देखो, चूल्हा फूको मौका देखो। चलती चक्की के बाटों में पिसती जीवन नौका देखो। घर में ही लुटिया डूबी है, चुटिया का तुम खोखा देखो। तुम कला नहीं अब मुर्द बनो, आओ मर्दो ना मर्द बनो। उधर जनता पार्टी के महानायक जयप्रकाश नारायण आपातकाल का विरोध करने में लगे हुए थे। मार्च 1977 में पूरे
देश से आपातकाल खत्म करने की घोषणा कर दी। उस दिन दिल्ली में एक भारी जनसभा का आयोजन किया गया। मुझे रात को 9 बजे वहां पर भाषण देना था, लेकिन उस समय सरकार में मंत्री रहे विद्याचरण जी ने लोगों का ध्यान उस सभा से हटाने के लिए दूरदर्शन पर बाबी फिल्म का प्रसारण 9 बजे करवा दिया था। मैंने भी अपना भाषण 9 बजे शुरू किया। 2 मिनट तक बोला, 5 मिनट तक लोगों ने तालियां। उसके पश्चात मैंने फिर बोलना शुरू किया तो मेरा भाषण 11 बजे तक चला। बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को खूब है अफसाने, खुली हवा में जरा सांस तो ले ले, कब तक होगी आजादी ये कौन जाने। इसके पश्चात देश में 1978 में आम चुनाव हुए। जनता पार्टी की सरकार चुनाव जीत गई। मैं सरकार में विदेश मंत्री हो गया। विदेश मंत्री होने के नाते मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में मैंने हिंदी भाषा से लगाव होने के कारण अपना भाषण हिंदी में दिया था। मैंने अपने भाषण में कहा था, मैं भारत की जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया। महासभा के इस 32वें अधिवेशन के अवसर पर मैं राष्ट्र संघ में भारत की दृढ़ आस्था को पुनः व्यक्त करना चाहता हूं। जनता सरकार को शासन की बागडोर संभाले अभी 6 मास हुए, फिर भी इतने अल्प समय में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय है। भारत में मूलभूत मानव अधिकार पुनः प्रतिष्ठित हो गए। जिस भय और आतंक के वातावरण ने हमारे लोगों को घेर लिया था, वो अब दूर हो गया है। ऐसे संवैधानिक कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे ये सुनिश्चित हो जाए कि लोकतंत्र और बुनियादी आजादी का फिर से कभी हनन नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के साकार होने की संभावना है। यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति हमारे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। अंततः हमारी सफलताएं और असफलताएं केवल एक ही मापदंड से मापी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाज वस्तुतः हर नर नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में प्रयत्नशील है। अध्यक्ष महोदय, भारत सब देशों से मैत्री चाहता है और किसी पर भी प्रभुत्व स्थापित नहीं करना चाहता। भारत ना तो आणविक शस्त्र शक्ति है और ना ही बनना चाहता। नई सरकार ने अपने असंदिग्ध शब्दों में इस बात की पुनर्घोषणा की है। हमारी कार्यसूची का एक सर्वस्पर्शी विषय जो आगामी अनेक वर्षों तक और दशकों तक बना रहेगा, वो है मानव का भविष्य। मैं भारत की ओर से इस महासभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम एक विश्व के आदर्शों की प्राप्ति और मानव कल्याण तथा उसके गौरव के लिए त्याग और बलिदान की बेला में कभी पीछे नहीं रहेंगे। जय जगत, धन्यवाद। मैं जब भारत आया तो मुझसे प्यार करने वाले लोगों ने मुझे सर आंखों पर बिठा लिया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैंने इतिहास रच दिया है। जनता पार्टी की सरकार चल रही थी।
लेकिन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। हम आपसी मतभेदों और मनभेदों के कारण सरकार से बाहर हो गए। जनता पार्टी की सरकार टूट गई। लेकिन तब तक इस राजनीति ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे, टूटता तिलिस्म आज सच से तुम्हें खाता हूं, गीत नहीं गाता। लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में गीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता। पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा भान, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता। लेकिन मन में आशा थी कि वक्त बदलेगा। मन में एक नया बीज अंकुरित होने लगा था। ऐसा लगने लगा था कि क्यों ना एक बार फिर से एक नया बीज बोया जाए, ताकि हम फिर से गा सके। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती पर उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहू रात, प्राची में अरुणम की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। 6 अप्रैल 1980 को मुंबई में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति के साथ यह निर्णय लिया गया कि एक नई पार्टी बनाई जाए, जिसका नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी। इस अवसर पर मैंने भाजपा का अध्यक्ष पद ग्रहण करते हुए अपने भाषण में कहा था, भाजपा का अध्यक्ष पद कोई अलंकार की वस्तु नहीं है, ये पद नहीं दायित्व है, सम्मान नहीं चुनौती है, प्रतिष्ठा नहीं परीक्षा है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोगों के प्यार और देश की जनता के भरोसे से मैं जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा सकूंगा। जिन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा, देश की राजनीति को नैतिक मूल्यों पर चलाने का जो संकल्प रखते हैं, जो दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं, वो भाजपा के मंच पर आकर इकट्ठे हो जाए, और जिनके मन में आत्मसम्मान के प्रति अभाव हो, पद के प्रति लोलुपता हो, वो दिल्ली के दरबार में जाकर मुजरा झाड़े। हम तो एक हाथ में देश का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और पूछेंगे, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से प्रेरणा लेंगे, समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारा पथ प्रदर्शित करेंगे, देश के इस पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले इस महासागर के किनारे खड़े होकर सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। इसके पश्चात 5 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा। मेरे बाद अडवाणी जी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया।
उनकी देखरेख में पार्टी को आगे बढ़ाया जा रहा था। उन दिनों देश में राम मंदिर का आंदोलन भी अपने चरम पर था। 5 दिसंबर 1992 को मैंने अयोध्या में एक रैली को संबोधित करते हुए अपने भाषण में कहा था, वहां अयोध्या में नुकीले पत्थर निकले हैं, अब उन पर बैठकर तो कोई कार्य नहीं किया जा सकता, उन्हें बैठने लायक तो बनाना होगा, समतल करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या अर्थ है मैं बताता हूं। वो कार सेवा रोकना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो हमें यह हक दिया है कि हम कार सेवा कर सकते हैं, हम भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, रोकने का तो सवाल ही नहीं उठता। आप भी बताइए, भजन तो एक व्यक्ति से नहीं होता, कीर्तन में तो और भी बड़े समूह की आवश्यकता होती है। यज्ञ होगा, कुछ तो निर्माण होगा, कम से कम वेदी तो बनेगी। मैं नहीं जानता कल वहां पर क्या होगा। मेरी अयोध्या जाने की बड़ी इच्छा है, लेकिन मुझसे कहा गया है कि मैं दिल्ली में रहूं। दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया गया। मुझे बड़ा दुख हुआ। कार सेवकों पर गोली भी चलाई गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने उस समय सरकार में प्रधानमंत्री जी से पूछा था संसद में कि प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, आपकी सरकार के रहते देश में इन परिस्थितियों का निर्माण आखिरकार क्यों हुआ? कार सेवकों पर गोली क्यों चलाई गई? आपकी सरकार इन सवालों के जवाब से कैसे बच सकती है? आप जानते हैं, राजनीति में जवाब बड़े घुमा फिरा कर दिए जाते हैं। इसका भी कोई उत्तर मुझे नहीं मिल पाया। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री जी ने मुझे विपक्ष का नेता होने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। मुझे अपने देश की एकता, राजनीतिक चेतना और स्वतंत्रता का बहुत बड़ा विचार लगा। मैंने निर्णय लिया कि मैं जाऊंगा और मैं गया। वहां पर कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के नेता ने मुझसे कहा था, कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है। मैंने कहा ठीक बात है कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, लेकिन पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान भी तो अधूरा है। इस बात को लेकर मेरे देश में मेरी बड़ी आलोचना हो रही थी। लोग मुझसे कह रहे थे कि ताली दोनों हाथों से बजती है, तुम यूं ही उत्सुक हुए जा रहे हो। मैंने भी कहा था कि ठीक बात है कि ताली दोनों हाथों से बजती है, लेकिन चुटकी तो कभी कभी एक हाथ से बजाई जा सकती है। हमारे देश में एक व्यवस्था के तहत वर्ष के सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया जाता है। आज मुझे भी संसद में रहते हुए
34 वर्षों का समय हो चला है। 17 अगस्त 1994 को मुझे भी वर्ष के सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से नवाजा गया। उस पुरस्कार को ग्रहण करते हुए भी मैंने अपने भाषण में कहा था, मुझे अपनी कमियों का एहसास है, अपनी सीमाओं से मैं भली भांति परिचित हूं। निर्णायकों ने अवश्य ही मेरी न्यूनताओं को नजरअंदाज कर दिया है। अक्सर सद्भावना में अभाव नहीं दिखाई देता। हमारा देश बड़ा ही अनूठा देश है। इसमें किसी भी पत्थर को सिंदूर लगाकर उसकी पूजा अर्चना शुरू की जा सकती है, उसका अभिनंदन किया जा सकता है। लेकिन लोकतंत्र 51 और 49 का खेल नहीं है। ये नैतिक मूल्यों से बनी हुई एक व्यवस्था है। संविधान और कानून इसके दो मजबूत आधार स्तंभ हैं। दोनों में से अगर किसी एक में भी गड़बड़ी पैदा होने लगे तो इसकी प्राण शक्ति घटने लगती है। हम सबको मिलकर बस यही करना है, इसकी प्राण शक्ति को घटने नहीं देना। आप लोगों ने मुझे इस पुरस्कार के काबिल समझा। यह पुरस्कार जीवन में मुझे याद करवाता रहेगा। जब भी राजनीति के रास्ते पर मेरे पैर डगमगाने लगेंगे, ये मुझे याद करवाएगा कि देश सेवा के रास्ते पर डामाडोल नहीं हुआ जा सकता। आपका इस पुरस्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1994 में कर्नाटक और 1995 में महाराष्ट्र और गुजरात में पार्टी चुनाव जीत गई। चुनाव की जीत के पश्चात लाल कृष्ण आडवाणी जी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया। इस बारे में मुझसे कोई बातचीत नहीं हुई थी। पूरे देश में चुनाव की लहर जोरों पर थी। भगवान लहर दौड़ रही थी। हम चुनाव में लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे और उसका फल भी हमें मिला। हम चुनाव जीत गए। उस समय के राष्ट्रपति जी ने हमसे कहा कि आप कल शपथ ले लीजिए, और हमने शपथ ली। हमें 13 दिन का समय बहुमत सिद्ध करने के लिए दिया गया, लेकिन उस समय विपक्ष ने हमारे विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर हमें बहुमत हासिल नहीं करने दिया। इस अवसर पर अपना इस्तीफा देने से पहले मैंने संसद में अपने भाषण में कहा था कि अध्यक्ष महोदय, मैंने दशकों तक राजनीति की है और हमेशा आलोचना की भी है और सही भी है। आज भी मैं आलोचना को सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस मुश्किल परिस्थिति में हमारे साथ जो पार्टियां रही, उनमें अकाली दल और शिवसेना शामिल है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मुझ पर आरोप लग रहे हैं कि मैं सत्ता लोलुप हूं। मैं जो कुछ करता हूं वो सत्ता की लोलुपता के कारण करता हूं। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जब इस देश की जनता ने मुझे वोट देकर जिताया है, मुझे सत्ता का दावा करने से क्यों शर्माना चाहिए? जब इस देश की जनता ने मुझ पर भरोसा जिताकर इतनी बड़ी पार्टी बनाने का अवसर दिया है, तो क्या उनका भरोसा तोड़कर मुझे रण क्षेत्र से भाग जाना चाहिए? साफ साफ कहिए कि आप हमें किसी भी कीमत पर सत्ता में नहीं आने देना चाहते। सदन में हिटलर के नारे लग रहे हैं, मुझे फांसीवादी कहा जा रहा है, जबकि हमने अपनी हर लड़ाई लोकतांत्रिक ढंग से लड़ी। इसके बावजूद मुझे फांसीवादी कहा जा रहा है, तो यह रिएक्शनरी राजनीति है। यह स्वस्थ राजनीति तो कभी नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक पत्रकार था, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मैं एमपी बन जाऊंगा। इस तरह की राजनीति यहां पर होती है
ऐसी राजनीति तो मुझे आती भी नहीं। मैं तो राजनीति को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये राजनीति मुझे छोड़ती नहीं। अभी मैं प्रधानमंत्री हूं, कुछ समय पश्चात मैं प्रधानमंत्री भी नहीं रहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरा हृदय खुशी से झूम उठा, और जब मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा तब भी मेरे मन में किसी के प्रति मलिन विचार आएगा, ऐसा भी नहीं होगा। ये सदन चर्चा के लिए, शांतिपूर्ण चर्चा के लिए, मेरे कुछ मित्रों का विचार था कि चर्चा ना हो, जल्दी से जल्दी वोट कर लिए जाएं, ताकि वो जल्दी से जल्दी यहां से निकलकर कुर्सी पर जाकर बैठ सके। वहां से आवाज भी आ रही है कि ऐसा ही होगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने पार्लियामेंट में 40 साल गुजारे हैं। इन 40 सालों में पार्टियां आई हैं, बनी हैं, टूटी हैं, बिगड़ी हैं, फिर खड़ी हुई हैं, सरकारें गिरी हैं, फिर बनी हैं, लेकिन हर परिस्थिति में इस देश का लोकतंत्र और भी बलशाली होकर निकला। मुझे उम्मीद है कि आज भी और बलशाली होकर निकले। अध्यक्ष महोदय, मैंने 40 साल आलोचना सही, आज भी मुझे ज्यादा आलोचना ही सहनी पड़ रही है, लेकिन निंदक को साथ में रखना चाहिए, क्योंकि चाकू साथ में रहेगा तो काम बिगाड़ता रहेगा, निंदक साथ में रहेगा तो बिना साबुन और पानी के सफाई करता रहेगा। मैं नहीं जानता काउपेट क्या है, इसे कहते हैं काउपेट। सदन में उसे इस तरह से उल्लेखित करना। आप किन क्षेत्रों की बात करते हैं? कर्नाटक में हमारी सरकार है, हरियाणा में हम जीते हैं। आप केरल और तमिलनाडु में हम इतने शक्तिशाली नहीं है, लेकिन हमारा संगठन है। ठीक बात है कि पश्चिम बंगाल में हमें 10% से थोड़ा कम वोट मिले। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में एक व्यक्ति की पार्टी है, एक व्यक्ति की पार्टी तो हमारे खिलाफ जमघट करके हमें सत्ता में नहीं आने देना चाहती। एक व्यक्ति की पार्टी, एकला चलो रे, चलो एकला, और अपने अपने चुनावी क्षेत्र से निकलकर दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे। इसलिए इकट्ठे हो जाओ, देश के भले के लिए स्वागत है। अध्यक्ष महोदय, हम भी देशभक्त हैं, हम भी अपने हिसाब से देश सेवा करने में लगे हुए हैं। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, इसके पीछे हमारे 40 सालों की कठिन तपस्या है, साधना है। अध्यक्ष महोदय, यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूं। राष्ट्रपति महोदय को अपना इस्तीफा सौंपने जा रहा हूं। धन्यवाद। आज हमारी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। हमारे देश को स्वतंत्र हुए 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, राखी की शपथ ना पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वो अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली बदली छा। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, 15 अगस्त के बारे में पूछो उनसे क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज है आती, तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहां कुचली जाती। इंसान जहां बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है। इस्लाम सिस्कियां भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों को गोली,
नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर है गम की काली छाई। गमगीन गुलामी का है पख्तूनों पर काला साया। इसीलिए तो कहता हूं आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, बस कुछ दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, जब खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से लेकर गारो तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें, जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। साल 1998 में एक बार फिर से आम चुनाव हुए, एक बार फिर से भगवा लहर जोरों पर थी। हमने फिर से मेहनत की और फिर से चुनाव जीत लिया। चुनाव जीतने के बाद मैं प्रधानमंत्री हो गया। चुनाव जीतने के पश्चात मैं अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में अपने लोगों का धन्यवाद करने के लिए गया। वहां पर एक रैली को संबोधित करते हुए मैंने कहा था, अपने ही घर में कोई मेहमान नहीं होता है। आप लोगों ने मुझे अपना प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया, सेवा करने का अवसर दिया। मैं आप लोगों का धन्यवाद करने आया। लखनऊ से मेरा पुराना नाता है। 1946 में मैं एक संपादक की हैसियत से यहाँ पर आया था। मेरा बड़ा मन है मैं पुरानी गलियों में जा सकूं, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। हमारा देश बड़ा ही अनूठा देश है। कोई हमें सेकुलरवाद समझाए उसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे रोम रोम में सेकुलरवाद है। इस देश में सभी को उसके धर्म के अनुसार उसकी पूजा अर्चना करने का संवैधानिक अधिकार है। हम सबको मिलकर बस ये करना है, इस देश को मिलकर प्रगति के रास्ते पर लेकर चलना है। आप लोगों ने मुझे अपना प्रधानमंत्री चुना और सेवा करने का अवसर दिया। आप लोगों का धन्यवाद। 1998 में पोखरण में बहुत बड़ा काम हुआ। देश की सुरक्षा मेरी प्राथमिकता थी और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ा मुझे उस पर कर। मैं आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि आज सुबह 3:45 पर पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए, जो कि सफल। मैं उन सभी इंजीनियरों और वैज्ञानिकों का और अपनी सेना का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इन परमाणु परीक्षणों को सफल बनाने के लिए बड़ी मेहनत की, दिन रात एक कर दिया। लेकिन इसके बावजूद पक्ष हमारी निंदा कर रहा है तो मुझे हैरानी होती है। देश की सुरक्षा को लेकर किए गए परीक्षणों की कोई कैसे निंदा कर सकता है? एक अच्छे पड़ोसी की कल्पना हमेशा से मेरी सोच रही है। मुझे हमेशा से लगता रहा है कि हम रिश्तेदार तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बना सकते। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि जिसे मैं अपना अच्छा मित्र समझ रहा था, अच्छा पड़ोसी मानकर चल रहा था, उसने मेरे साथ धोखा किया। इसकी वजह से 1999 में कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। उसमें हमारे कई वीर सपूत शहीद हुए। मैं उन सभी सपूतों को सच्चे हृदय से नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की बलिदान दे दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी, सरकार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मेरे घर का किस्सा भी बाकी घरों जैसा ही है। बबली और लॉली मेरे घर के दो सदस्य, उनकी कहानी। बबली लॉली कुत्ते दो, कुत्ते नहीं खिलौने दो, लंबे लंबे बालों वाले, दूल्हे पिचके गालों वाले, कद छोटा खोटा स्वभाव है, एक अजनबी बड़ा ताव है, भागो तो बस शामत आए, मुंह में झटपट पैंट दबाई, दौड़ो नहीं ठहरो ज्यों के त्यों, थोड़ी देर करेंगे भौं, डरते हैं इसलिए डराते, सूंघ सांघ कर खुश हो जाते। इन्हें तनिक सा प्यार चाहिए, नजरों में एतबार चाहिए, हंसकर गोदी में बैठेंगे, हंसकर पैरों में लौटेंगे। मेरे कविता और भाषणों में मेरा लेखक मन तो होता ही है, लेकिन मेरा राजनेता भी चुप नहीं रहता। राजनीतिक मन लेखक के सामने अपने विचारों को रखता है और लेखक उन विचारों को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है, लेकिन लेखक मन राजनेता को कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करने देता। 2002 में गोधरा में कार सेवकों से भरी हुई ट्रेन को चला दिया गया। पूरा गुजरात कंधों की आग में झुलस गया। वहां पर सांप्रदायिक सद्भावना की जरूरत थी, मैं वहां पर गया, लोगों से मिला, उनका हाल चाल जाना। वहां पर पत्रकारों ने मुझसे कहा था, आप यहां किसको बचाने आए, मुख्यमंत्री को या अपने आप को? मैंने उनसे कहा था, मैं यहां पर अपने आप को आपके सवालों से बचाने आया हूं। मैंने कहा था, राजनेता को कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उसे राजधर्म निभाना चाहिए, उसमें किसी भी जाति, संप्रदाय या वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र भाई राजधर्म का पालन कर रहे हैं। देश का प्राकृतिक मन मेरे मन जैसा ही है। ऐसी ही एक जगह है मनाली, वहां जाने को मेरा मन बार बार कर ही आता है। मनाली मत जइयो रे गोरी, राजा के राज में जइयो तो जइयो, उड़ी के मत जइयो, अधर में लटकियो वायु दूत के जहाज। जइयो तो जइयो, टेलीफोन लेके जइयो, संदेशा ना पइयो। टेलीफोन बिगड़े हैं मिर्धा महाराज में। जइयो तो जइयो, मशाल लेके जइयो, बिजुरिया भई बैरिन अंधेरिया रात में। नाली तो जइयो, स्वर्ग सुख पइयो, दुखनी को लागे मोहे राजा के राज। 2004 में फिर से आम चुनाव हुए और इस बार हम सरकार नहीं बना सके। 2005 में मैंने राजनीति से संन्यास लिया और मैं फिर से वही पत्रकार और कवि बदल। जब मुझे भारत रत्न मिला, मुझे लगा धरा पर जन्म लेने का सिलसिला यूं ही चलता रहे। मैं बार बार इस धरा पर आऊं और भारत के लिए कुछ अच्छा करके भारत रत्न पाऊं।
ठन गई, मौत से ठन गई। जूझने का मेरा इरादा ना था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा ना था। रास्ता रोककर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है पल भर भी नहीं, जिंदगी सिलसिला है आजकल की। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से। दबे पांव चोरी छिपे से ना आ, सामने से वार कर फिर मुझे आजमा। शाम भर सुरमई, रात बंसी का स्वर, जिंदगी से बेखबर मौत का ये सर। बात कुछ ऐसी नहीं कि कोई गम नहीं, दर्द अपने पराये में कुछ कम नहीं, मगर प्यार परायों से मुझको है इतना मिला, ना अपनों से है बाकी कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए है बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव खबरों की बाहों में मेहमान है। पार पाने का मगर कायम हौसला, देख तेवर तूफान का तेवरी तन गई। मौत से ठन गई, मौत से ठन गई। चंद्रचूड़ चंद्रभूषण जी हैं। मैं नाटक से जुड़े हुए और लोगों को बुलाना चाहता हूँ। संगीत पर हमारे साथ शाश्वत और सतीश दोनों लोग आ जाइए। हम लोग दिल्ली से इस नाटक का मंचन करने आप लोगों के बीच में आए हैं और बड़ी आनंद था। तहे दिल से बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमको ये मौका दिया कि हम इस भूमि पर आकर अटल जी को आपके सामने नाटक रूप में विपिन जी द्वारा जो प्रस्तुति दी गई वो आप तक पहुंचा सके। ये नाटक पिछले 7 वर्षों से हम पूरे देश भर में कई राष्ट्रीय महोत्सव में कर रहे हैं और ये यात्रा इसी तरह निरंतर चल रही है। यहाँ आकर हमें बड़ी सुख की अनुभूति हुई कि जिस जगह आए हैं वहाँ पर इस तरह का आयोजन, राष्ट्रीय स्तर का आयोजन, और हमारे समक्ष जो बैठे हुए दर्शक हैं वो लोग भी हैं, तो उनके बीच में इस तरह की प्रस्तुति देना और आप सबने आनंद लिया होगा। आगे मैं क्या कहूँ डायरेक्टर के तौर पर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्षमा चाहता हूँ, हमारे बीच में धर्मेंद्र त्रिपाठी जी मैं भूल गया, बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट हैं और इस नाटक में पिछले 7 वर्षों से हमारे साथ जो नाटक के तौर पर उनके लिए जोरदार तालियां। मुझे बोलना है कि अभी तक कैसे भाई स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री अखिलेश मिश्र जी को और साथ में श्री राजकमल नायक जी, साथ ही साथ श्रीमती अदिति जैन जी। आप आए और
इस नाटक के मुख्य कलाकार और साथ में इस नाटक का व्यवस्थित एवं श्री आनंद डॉक्टर आनंद पांडे जी हैं, कार्यक्रम के निर्देशक, साथ में मुख्य कलाकार। इधर 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 सर